वंदे मातरम साथियों, विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत करते हैं आज से। इतिहास का परिचय दिया था कि इतिहास 3 खंड में बांटकर हम पढ़ते हैं, जिसमें जैसे ही यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन होता है और यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव से भारत लिप्त होता है, वहाँ से नए नियम भारत में लागू होते हैं और कुछ नई रीतियाँ भारत में चलनी शुरू होती हैं। वहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। तो मैं आपके लिए एक लाइन कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में पुर्तगाली कंपनियों का आगमन। जैसे हम कहते हैं भारत में पुर्तगाली कंपनियों का आगमन, तो आप सबसे पहले ये देखें, पुर्तगाल यूरोप का एक देश है। ये पुर्तगाल है और पुर्तगाल के पीछे स्पेन है। ये स्पेन है और ये है पुर्तगाल। तो बात है 1480 के आसपास की बात है। यूरोप एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे तीनों ही काल्पनिक रेखाएं नहीं होती। तीनों काल्पनिक रेखाएं से मेरा तात्पर्य है, अक्षांशीय रेखा में कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा और इनके बीच में है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर और भूमध्य रेखा के नीचे ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, गर्म क्षेत्र होता है। न तो कर्क रेखा यूरोप को स्पर्श करती है, न तो भूमध्य रेखा स्पर्श करती है, न ही मकर रेखा स्पर्श करती है। अर्थात ये कर्क रेखा के ऊपर का महाद्वीप है, जिसे प्रायः द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यूरोप को प्रायः द्वीपीय महाद्वीप कहने से तात्पर्य यह है, प्रायः द्वीप ऐसे भूभाग को कहा जाता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। जैसे नीचे ये देखिए भूमध्य सागर, इधर से अटलांटिक महासागर और ऊपर से आपको दिखेगा उत्तरी सागर। तो जब कोई महाद्वीप, ये महाद्वीप ऐसा है यूरोप जो 3 तरफ से जलराशि से घिरा होता है करके इसको प्रायः द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। यह यूरोप ठंड प्रदेश था और ठंड प्रदेश में अब जैसे बर्फीले क्षेत्र में आप देखने जाएंगे तो ना तो वहाँ पे ढंग से आलू जगेगा, ना तो भाजी जगेगा, ना तो गोभी जगेगा। जैसे हमारे भारत में हम सारे मौसमों का आनंद लेते हैं, हर ऋतुओं का आनंद लेते हैं, हर सब्जियों का आनंद लेते हैं, लेकिन यहाँ का जो मुख्य आहार होता है वो मांस, ये सारे के सारे जितने भी मांस वगैरह होते हैं यहाँ के मुख्य भोजन में आते हैं। और उस समय जो यहाँ के लोग भोजन करते थे, अब धीरे धीरे क्या होता है, यूरोप से जैसे ही हम यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत पार करते हैं, वैसे ही ये शुरू हो जाता है आपका एशिया। और एशिया में ये जो देश है, एशिया का यह जो देश है, यह अरब देश कहलाता है। तो अरब देश के व्यापारी भारत आया करते थे। अरब देश के व्यापारी भारत आते थे और भारत से मसाले हो गए और कुछ कुछ चीज़ों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे, जिसमें मुख्यतः काली मिर्च और एवं मसाले हुआ करते थे। और यूरोप में यह बहुत महंगे दाम में मिला करते थे। उनको मसाले, नमक, ये सारे के सारे जब वो मिला के खाते थे तो उनको टेस्ट अच्छा खासा आता था। तो उनको लगता था कि क्यों ना हम सीधे ही इन मसालों पर व्यापार करना शुरू कर दें, इन मसालों का व्यापार करना शुरू कर दें। लेकिन इस समय यहाँ पे जो ऑटोमन साम्राज्य था, इस समय जो ऑटोमन साम्राज्य था, इस पर तुर्की का कब्जा हो चुका था। अरबियों का कब्जा हो चुका था, तुर्कियों का कब्जा हो चुका था। यह इन रास्तों को पूर्णतः अवरोध कर चुके थे, रोक चुके थे इन रास्तों को। अर्थात यूरोपियों को इन रास्तों के सहारे भारत आने दिया ही नहीं जाता था। तो इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई हम उस देश के पास कैसे जाएं, किस माध्यम से जाएं कि हमें मसाले आसानी से उपलब्ध हो जाएं। तो फिर इस समय चाहे हम स्पेन की बात करें, चाहे पुर्तगाल की बात करें, इस समय यहाँ पे होड़ लगी थी कि जैसे तैसे हमको उस स्थान पर पहुँचना है जहाँ से हम मसाले आसानी से यूरोप तक ला सकें। इस मार्ग से तो हम नहीं जा सकते। तो फिर अब इन्होंने नाव बनाना शुरू किया और एक के बाद एक नाव बनाना शुरू किया। जैसे स्पेन का एक नाविक है कोलंबस, ये निकलता है मसाले की खोज में इंडिया जाने के लिए। तो मसाले की खोज में इसके पास कोई सही रास्ता था नहीं, तो वो सीधे सीधे अमेरिका चले गए।
इसने अमेरिका की खोज कर ली। पुर्तगालियों के बारे में हम बात करना चाहते हैं। पुर्तगाली इस समय यहाँ की यूनिवर्सिटियों में भी नाव बनाया जाता था, हल्के हल्के नाव बनाए जाते थे। तो यहाँ का एक राजा है हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर। यहाँ के राजाओं को भी जलपोतों में बहुत इंटरेस्ट था। हेनरी द नेविगेटर ये निकलता है और ये इंडिया जाने के रास्ते में आगे बढ़ता है और ये कुछ ही दूर से वापस आ जाता है। लेकिन हेनरी द नेविगेटर ने दिक्सूचक यंत्र बनाया था। दिक्सूचक यंत्र बनाया था। दिशा बताने वाला एक यंत्र बनाया था इन्होंने। और यही पुर्तगाल से ही एक और नाविक जिसका नाम था बार्थोलेम्यो। बार्थोलेम्यो भी इंडिया की खोज के लिए निकलता है, इंडिया आने के लिए नए मार्गों के लिए निकलता है। और बार्थोलेम्यो भी अटलांटिक महासागर के किनारे 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 अफ्रीका के सबसे निचले हिस्से तक ये पहुंचता है। अफ्रीका का यह निचला हिस्सा केप ऑफ गुड होप कहलाता है। केप ऑफ गुड होप। केप का मतलब होता है महाद्वीपों का ऐसा किनारा जो पानी से तीन तरफ से घिरा होता है। इसे हिंदी में उत्तमाशा अंतरीप भी कहते हैं। उत्तमाशा अंतरीप भी कहते हैं। मुख्यतः अंग्रेजों का, जैसे अंग्रेज भी उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप ये नाम अंग्रेजों ने दिया। मुख्यतः संघर्ष यहीं तक होता है। यहाँ के बाद इनको इंडिया का रास्ता मिल जाता है। यहाँ पे इनको अच्छी अनुभूति होती है केप ऑफ गुड होप में आके। तो उत्तमाशा अंतरीप, यहाँ तक इन्होंने, बार्थोलोमेव ने यहाँ तक अपना सफ़र किया। उसके बाद फिर ये वापस लौट गए। इसको तूफानी द्वीप भी कहा है। बार्थोलोमेव ने केप ऑफ गुड होप, उत्तमाशा अंतरीप को तूफानी द्वीप भी कहा है। यह तूफानी अंतरीप भी कहा है। अब अंतरीप देखिए, द्वीप का मतलब जो पूर्णतः चारों तरफ से पानी से डूबा होता है वह भूभाग द्वीप कहलाता है। लेकिन अंतरीप प्रायः द्वीप का ही एक छोटा रूप है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है लेकिन छोटा है। भारत का दक्षिणी हिस्सा आप देखेंगे तो भारत बहुत बड़ा है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वहीं अगर छोटा सा कोई हिस्सा होता तो उसको हम अंतरीप कह सकते हैं। तो बार्थोलोमेव यहाँ से वापस जाता है। उसके बाद फिर बार्थोलोमेव के जाने के बाद पुर्तगाल के नौसेना में एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, नौसेना ज्वाइन करता है। उसका नाम है वास्को डी गामा। यह पुर्तगाली नौसैनिक का व्यक्ति था। अब वास्को डी गामा भी इंडिया खोज के लिए इसके मन में कुछ इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि भाई मैं भी इंडिया जा सकता हूं। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो हेनरी द नेविगेटर के द्वारा बनाया गया दिक्सूचक यंत्र और दूसरा बार्थोलोमेव के द्वारा किया गया यात्रा का मैप। इसके पास दो चीजें थी। वास्को डी गामा दोनों की हेल्प लेके वास्को डी गामा निकलता है। और वास्को डी गामा निकला और ये पहुंचा उत्तमाशा अंतरीप में। बात करते हैं वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा पुर्तगाल से अपने जहाज विक्टर एवं 3 जहाजों के साथ निकलता है। ये निकलते हैं 8 जुलाई 1497। 8 जुलाई 1497 को ये पुर्तगाल से अपने राजा से आदेश लेकर, इस समय पुर्तगाल के राजा बदल चुके हैं और पुर्तगाल के राजा बन चुके हैं मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम से परमिशन लेकर यह इंडिया की खोज में निकलते हैं और यह पहुंचते हैं उत्तमाशा अंतरीप। उत्तमाशा अंतरीप पहुंचने के बाद इनको एक गुजराती तुरंत ही नहीं मिला। यहाँ पे कुछ
क्षेत्रीय राजाओं से इनका भेंट होता है। वे क्षेत्रीय राजा वास्को डी गामा का विरोध करते हैं कि आप हमारे एरिया में कैसे आए हैं, आप व्यापार करने के उद्देश्य से तो आए ही नहीं हैं, आप धर्म प्रचार करने के लिए भी आ सकते हैं, आप युद्ध के हिसाब से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे वास्को डी गामा का विरोध हुआ, लेकिन फिर भी इनको तो मसाले की खोज करनी थी। इसी कड़ी में यहाँ पे एक गुजरात के व्यापारी थे, अब्दुल मनीक, गुजरात के व्यापारी। अभी इस समय गुजरात के जो व्यापारी हुआ करते थे, ये भी अरबों के साथ व्यापार वगैरह करना और इधर उधर समुद्रों की यात्रा करना, ये सब करते थे। तो गुजरात के व्यापारी अब्दुल मनीक के साथ जब वास्को डी गामा का भेंट होता है, तो वास्को डी गामा को अब्दुल मनीक का सहायता मिलता है, और वह अब्दुल मनीक की सहायता से वास्को डी गामा भारत की ओर आगे बढ़ते हैं। और फाइनली अब्दुल मनीक तो आगे अपने गुजरात निकल जाते हैं, और 20 मई 1498 यह वो तिथि है जब कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचते हैं। 20 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंच चुके हैं। इससे पहले आप ये देख लीजिए, यह है पुर्तगाली नाव। अब मेरा एक ऑफलाइन क्लास का विद्यार्थी पूछा था कि सर 1497-98 में एक आदमी पुर्तगाल से निकल रहा है, अटलांटिक महासागर पार कर रहा है, उसके बाद फिर वो हिंद महासागर पार करके भारत पहुंच रहा है, इनका नाव आज की तरह ईंधन से चलता था कि कैसे चलता था? तो मेरी कुछ छोटी सी जानकारी इसको लेकर ऐसी थी कि उस समय जहाज़ों में कपड़े लगाए जाते थे जो हवाओं के हिसाब से नाव को आगे बढ़ाते थे, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे लोग खोने के लिए भी हुआ करते थे। तो आप कभी ये नहीं समझना कि वास्को डी गामा अकेले ही आया था, इनके साथ बहुत लोग आए थे, 180 प्लस लोग आए थे। जब वास्को डी गामा अभी वापस जाएंगे, इनका विरोध होगा भारत में, जब ये वापस जाएंगे तो केवल 51% ही पुर्तगाल पहुंच पाते हैं, बाकी रास्ते में बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो जाता है। चलिए, वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत पहुंचते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे पुर्तगाली कंपनी का। हम पढ़ रहे हैं पुर्तगाली कंपनी का भारत आगमन। सन 1498 ये वो समय है जब वास्को डी गामा भारत पहुंच चुके हैं। उस समय भारत की स्थिति, ये केरल है, वास्को डी गामा केरल में पहुंचते हैं और केरल में आसानी से मसाले उपलब्ध हो जाते हैं। तो जब वास्को डी गामा केरल पहुंचते हैं तो यहाँ पे दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। वास्को डी गामा जब कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं तो यहाँ पे दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक तो क्षेत्रीय राजा की प्रतिक्रिया क्या होगी, और दूसरा यहाँ पे अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया होगी। सन 1498 यहाँ पे हिंदुस्तान में लोदी वंश का वर्चस्व है। अभी मुगल आए नहीं है, मुगल 1526 में आएंगे, 1498। तो अब यहाँ पे जैसे ही इस्लाम शासक हिंदुस्तान के अधिकांश हिस्सों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और उनके संरक्षण में अरब व्यापारियों का भारत आना जाना है, भारत में हर तरफ अरब व्यापारी फैले हुए हैं। अरब व्यापारी कभी चाहते ही नहीं थे कि यूरोपीय शक्ति या यूरोपीय कंपनियां भारत पहुंचे। हम सामान ले जाकर उनको बेचेंगे महंगी दामों में और हम अच्छा खासा धनराशि कमाएंगे, अर्जित करेंगे। अचानक से जब एक यूरोपीय व्यक्ति कुछ नाव के साथ भारत पहुंचता है तो अरब व्यापारी इसका विरोध करते हैं कि वो आएंगे भारत में धर्म प्रचार करेंगे, यहाँ के लोगों को कन्वर्ट करेंगे।
ऐसा विरोध राजा को इसलिए भी सही लगा क्योंकि जैसे ही वास्को डी गामा इस द्वीप के नीचे कालीकट बंदरगाह में जब यह उतरता है, जब भारतीय उपमहाद्वीप में उतरता है, तो यहाँ का क्षेत्रीय राजा जिसकी उपाधि जमोरिन की थी, शाही राजा था जमोरिन। जब शाही राजा जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करता है कि आपका स्वागत है करके, स्वागत करने का कारण क्या है? केरल क्षेत्र से जब भी अरब व्यापारी व्यापार करते थे तो बहुत ही कम धनराशि में यहाँ के वस्तुओं का परचेस करके ये बाहर ज़्यादा मुनाफा पे बेचते थे। जिस जगह का राजा है उस जगह को तो ज़्यादा नहीं मुनाफा होता था, और जो व्यापारी यहाँ से व्यापार करते थे उसको बहुत मुनाफा हुआ करता था। तो इन्होंने देखा कि अगर कोई कॉम्पिटिटर हो तो हमारा आय बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में किस वस्तुओं का क्या मूल्य है ये हमको पता चलेगा। इस उद्देश्य से जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करता है। तो जब भी राजाओं से आप मिलो या किसी अच्छे व्यक्ति से मिलो तो आप देखे होंगे कि जो भी व्यक्ति मीटिंग करता है तो उसके लिए कुछ उपहार भेंट करता है। तो वास्को डी गामा अपने साथ 3 साल के राशन लेके आया था जब वो पुर्तगाल से निकला था। तो उसी में से तेल का टीपा भेंट करता है जमोरिन को। ये बोला, भाई मेरे आके देख, मेरे केरल में, मेरे राज्य में मेरा सिंहासन भी सोने का बना हुआ है, तो मेरे को तेल का टीपा भेंट करता है यार। यहाँ से वास्को डी गामा का क्रेज थोड़ा सा डाउन हो गया राजा जमोरिन के नज़र में। जाओ चलो, जो करना है करो, जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर लो और निकलो यहाँ से। इस प्रकार का राजा जमोरिन का एक विचार आ गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जब वास्को डी गामा ने अरब व्यापारियों के विरुद्ध राजा जमोरिन से बात की कि भाई मैं तो पुर्तगाल के राजा का दूत हूँ, मैं यहाँ कोई व्यापार करने नहीं आया हूँ, और यहाँ के लोगों को जैसे वास्को डी गामा देखते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई मैं ईसा मसीह के जो मानने वाले हैं मैं उनसे भेंट करने आया हूँ, मैं राजा का दूत हूँ। तो राजा जमोरिन बोलते हैं कि भाई यहाँ ईसाई कौन है? यहाँ तो कोई ईसाई है ही नहीं, यहाँ तो सारे के सारे या तो हिंदू हैं या तो मुसलमान हैं। तो वास्को डी गामा को यहाँ के लोगों का पहनावा देखकर इनके विचार में थोड़ी सी भ्रांति उत्पन्न हो गई थी कि ये लोग भी ईसा मसीह को मानते हैं, क्योंकि जहाँ से आए थे वह पूरा देश ईसाई देश था, क्रिश्चियन देश था। तो उसके बाद फिर 2 कारणों से वास्को डी गामा को ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहते नहीं बना, और बहुत जल्द ही वास्को डी गामा को केरल से वापस जाना पड़ा। जब वास्को डी गामा केरल से वापस पुर्तगाल पहुँचा तो कुछ मात्रा में यहाँ के जो मसाले होते हैं उसे वो अपने साथ ले जाने में सफलता प्राप्त की। जा रहे हैं तो कैसे खाली जाए करके। जब उन्हीं मसालों को यूरोप के बाजार में बेचा गया, वास्को डी गामा जैसे ही संघर्ष करके भारत पहुंचा था, उसके बाद फिर पुनः वो अपने देश पुर्तगाल पहुंचता है तो अपने साथ कुछ मसाले लेके जाता है, और इन मसालों को जब वो यूरोप के बाजार में बेचता है तो यात्रा व्यय को छोड़कर, आने जाने में जितना खर्चा हुआ है उसको छोड़कर, जितना उसके पास पैसा था उससे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करता है। 60 गुना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करता है। यहाँ पे वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक को बताता है कि भाई ये जो क्षेत्र है यहाँ पे हमको भारतीयों से खतरा नहीं है, यहाँ पे हमें खतरा है, यहाँ पे हमारे विरोधी अरब व्यापारी हैं जिनका वर्चस्व हिंद महासागर में बहुत ज़्यादा है, हमें उनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा। तो 1-2 जहाज़ों के साथ तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, उनका संघर्ष या उनसे सामना नहीं कर सकते। तो फिर समय है सन 1500 की। पुर्तगाल से 13 बड़े जहाजी बेड़े आए।
जिनका नेतृत्व कर रहा था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। 13 बड़े जहाजी बेड़े आते हैं भारत में, जिनका नेतृत्व करते थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। यहाँ पे ये देखने मिलता है कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रल को भी परमिशन नहीं मिलता है भारत में व्यापार करने का, क्योंकि अब तक जमोरिन को अरब व्यापारियों ने भड़का चुका था पूर्णतः कि आप किसी भी हालत में यूरोपीय कंपनियों को भारत में आपको अगर कोई चीज़ों की कमी लग रही है तो आप हमें बोलें, लेकिन अन्य दूसरे देश वालों को अपने क्षेत्र में प्रवेश न दें। विरोध के बावजूद भी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत पहुंचता है और उसके बाद फिर देखा जाता है सन 1502 में पुनः वास्को डी गामा का भारत आगमन होता है। वास्को डी गामा भारत 3 बार आए थे। 1502 में जब वास्को डी गामा भारत में आ रहे हैं, इस समय भारत में पुर्तगाली कंपनी एस्तादो दी इंडिया की शुरुआत होती है। पूछा जाए कि पुर्तगाल कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी उस कंपनी का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे एस्तादो दी इंडिया। इस कंपनी की पहली कोठी, यहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण नहीं होगा, ये कोई फैक्ट्री नहीं है, पहली कोठी या पहला गोदाम हम बोलेंगे कोचीन, जो कि केरल में ही है। कई विरोध के बावजूद भी इन्होंने अपनी कोठी स्थापित कर दी सन 1503 में। फिर उसके बाद फिर वास्को डी गामा वापस जाते हैं। अब पुर्तगाल का कुछ हिस्से में, भारत के कुछ हिस्से में व्यापारिक अधिकार हो गया, ये व्यापार करना शुरू किए। अभी भी इनसे अरबों का वाद विवाद चल रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने ठान लिया था कि हमको यहाँ से व्यापार करना ही है, किसी भी हालत में हम इंडिया को छोड़ नहीं सकते। उसके बाद फिर जब वापस जाते हैं वास्को डी गामा, तब पता चलता है कि एस्तादो दी इंडिया थोड़ी सी अच्छी खासी कंपनी बन रही है, यहाँ पे ये व्यापार करना शुरू कर चुकी है। तो इस एस्तादो दी इंडिया कंपनी को मैनेज करने के लिए गवर्नर की नियुक्ति होती है। अब पुर्तगाली कंपनी के नियंत्रण एवं नियमन के लिए गवर्नर या वायसराय पद बनता है, और पुर्तगाली कंपनी के पहले वायसराय बनकर आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा गवर्नर या वायसराय पद के लिए नियुक्त होते हैं सन 1505 में, और इनका कार्यकाल होता है 1509 तक। इनका कार्यकाल 1505 से लेकर 1509 तक रहा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब गवर्नर बनते हैं तो इनके सामने चुनौती होती है। सबसे पहले हम अगर देखें, सबसे पहले तो गुजरात में भी, यहाँ के गुजरात के जितने भी व्यापारी थे अधिकांश इस्लाम धर्म से संबंधित थे, प्लस मिस्र के लोग भी यहाँ पे व्यापार करने आते थे, प्लस तुर्की प्रभाव में भी यह क्षेत्र था। ये तीनों चाहते ही नहीं थे कि कोई भी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार करे, तो तीनों की तीनों आपस में संयुक्त सेना का गठन करते हैं और यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से लड़ाई करते हैं। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और मिस्र, गुजरात व तुर्की तीनों की संयुक्त सेना का आपस में भिड़ंत होता है, जिसमें 2 युद्ध होते हैं। पहले युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का पुत्र का निधन हो जाता है, लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और जोश के साथ युद्ध करता है और फाइनली उन्होंने इन तीनों संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और अपने आप को साबित कर दिया कि पुर्तगाली कंपनी इज द बेस्ट कंपनी। आपके सामने में हम बेस्ट हैं, हमारी नेवी बेस्ट है। और इस समय से इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हिंद महासागर का यह हिस्सा, जिसे हम अरब सागर कहते हैं,
और ये जो निचला हिस्सा जो हिंद महासागर है, हम हिंद महासागर के स्वामी हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की इस बड़ी जीत पर पुर्तगालियों को सागरों का स्वामी भी कहा गया। अब उसके बाद फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने तीनों संयुक्त सेना को तो पराजित कर दिया, साथ ही साथ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक बहुत ही बढ़िया पुर्तगालियों के पक्ष में एक नीति चलाई जिसको बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का अन्य नाम है शांत जल की नीति। अब देखिए, हालांकि ये पुर्तगाली अपने आप को समुद्र का स्वामी तो बनाना चाहते थे, लेकिन अभी अभी एक युद्ध जीते हैं, तुरंत और युद्ध करेंगे। जीतने वाली दल को भी बहुत सारी नुकसान होती है, वो भी अपने सेना खोते हैं। इसने अपना बेटा खोया, कई हथियार चलाने पड़ते हैं, हथियार भी महंगे में आते हैं। तो इनका विचार नहीं था कि हम फिर से लड़ाई झगड़ा करें, क्यों ना हम शांत होकर भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। एक समय ऐसे आएगा धीरे धीरे जब हमारा वर्चस्व फैलेगा, हमारे डर में वो हमारे सामने खुद नहीं आएंगे। तो शांत जल की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाई। तो पूछा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। इसमें ये स्वयं को समुद्र का स्वामी घोषित करना चाहते थे। ये इसकी पहली चरण दिखाई देती है, शांत जल की नीति, नीले जल की नीति, ये ब्लू वाटर पॉलिसी इसी को बोलेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाया। उसके बाद फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अगले जो गवर्नर बन के आते हैं, अच्छा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब गवर्नर बनते इस समय इनकी दूसरी जो कोठी थी ये कन्नूर में बन चुकी थी 1505 में। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि पुर्तगाली कंपनी की पहली कोठी कोचीन में बनी थी 1503 में। अब इसके बाद फिर हम आते हैं अगले गवर्नर में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अगले पुर्तगाली गवर्नर बन के आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बारे में जानने के लायक जो विशेष बातें हैं, इन्हें पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ऐसा क्यों? आप देखिए, इनका सबसे मुख्य काम क्या रहा कि इन्होंने 1510 में बीजापुर का जो शासक था, ये जो क्षेत्र बीजापुर वाला जो क्षेत्र था, बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया। तो बीजापुर के शासक से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को छीना और अपना एक व्यापारिक केंद्र गोवा में भी स्थापित कर दिया। इनकी राजधानी तो कोचीन थी, लेकिन इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र गोवा बन गया। गोवा भी राजधानी नहीं बना है, व्यापारिक केंद्र बना हुआ है। उसके बाद फिर दूसरा काम, पुर्तगाली सैनिकों को, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगाली सैनिकों को, जो पुर्तगाली सैनिक होते थे और अन्य जो पुर्तगाली व्यापारी होते थे, जो भी नागरिक होते थे पुर्तगाल के, जो भारत में रह रहे हैं, व्यापार करने के हिसाब से रह रहे हैं, अन्य सेवा देने के लिए रह रहे हैं, इनका यह उत्साहवर्धन करते थे कि भाई अगर हमको भारत क्षेत्र में अपना वंश बढ़ाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नारियों से शादी करो, भारतीय नारियों से शादी करो। ताकि हम पुर्तगाल से तो अपने आदमी नहीं बुला सकते, लेकिन हम अपना वंशज यहाँ पैदा तो कर सकते हैं। वो आज से 30 साल 40 साल बाद पुर्तगाली कहलाएगा,
और वो व्यापार करने में या कोई भी चीज़ करने में हमारी ही मदद करेगा। तो देखा गया कि सामान्य स्त्रियां पुर्तगालियों से शादी करने से बचती थी कि भाई 7 समुंदर पार से आया आदमी कब तक साथ निभाएगा, एक न एक दिन चले ही जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर अल्बुकर्क ने इस क्षेत्र की एक रूढ़िवादिता देखी जो सीधे इनके जहन में आ गया कि अगर मैं ये काम करूं तो हमारी तादाद भारत में बढ़ सकती है, और तुरंत ही इन्होंने फैसला लिया कि मेरे क्षेत्र में मैं सती प्रथा को रोकूंगा। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। अब सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। अब आपको मालूम है कि भारत में जैसे ही किसी युद्ध में या किसी कारणवश कोई व्यक्ति मर जाता था, और उस समय एज डिफरेंस भी बहुत हुआ करते थे, 30 साल 35 साल 40 साल का आदमी, उसकी पत्नी, अब बाल विवाह भी हो जाता था तो 15 साल 17 साल 20 साल ऐसे लंबा चौड़ा एज डिफरेंस होता था। तो अब वो जो बच्ची है जिसका शादी हुआ है, उसका हस्बैंड खत्म हो गया, तो उसे अपने हस्बैंड के साथ चीता में बैठा दिया जाता था। यही तो था सती प्रथा, ये कुप्रथा थी एक प्रकार की। अल्बुकर्क बोलता है कि भाई वो विडो है ना, हमारा आदमी उससे शादी करेगा। आप उसको अपने समाज में वो सम्मान नहीं दे सकते, उसका हस्बैंड नहीं है, उसमें उसकी क्या गलती है? हम हमारे आदमी से उसकी विवाह कराएंगे और हम उसे अपना परिवार मानेंगे, उसको जो सम्मान चाहिए आगे हम उसको देंगे। इसमें दोनों का फायदा था। एक तो यह महिला जीवित रह सकती थी, और साथ ही साथ यह महिला पुर्तगालियों से विवाह करके पुर्तगालियों को उनका वंश दे सकती थी। तो ऐसे दो उद्देश्यों को लेकर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को रोका, और सती प्रथा को रोकने के कारण अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही आधुनिक भारत के निर्माता या भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय के अग्रदूत कहा जाता है। राय का अग्रदूत कहा जाता है। अब उसके बाद फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जैसे आप भारत से आगे जाएंगे तो ये जो अरब क्षेत्र है यहां पे पड़ता है हारमुज की खाड़ी। हारमुज की खाड़ी तक अपना अधिकार कर लिया, हारमुज की खाड़ी को जीत लिया, अरबों से उनका आने जाने वाला रास्ता पर अधिकार कर लिया, हारमुज की खाड़ी को जीत लिया। इस कारण अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं नीनो डी कुन्हो। नीनो डी कुन्हो ये 1529 में भारत के वायसराय होते हैं। नीनो डी कुन्हो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब समय आ गया है कि पुर्तगालियों को कोचीन से हटकर अपनी राजधानी गोवा ले जानी पड़ी। तो आप याद रखना, किस एक वायसराय या किस एक गवर्नर ने पुर्तगाली कंपनी की राजधानी को कोचीन से हटाकर राजधानी गोवा बनाई? तो ये रहेगा नीनो डी कुन्हो। आपको एक बात और मैं यहां पे बताते चलूं, जैसे ही पुर्तगाली कंपनी सागर के स्वामी होते हैं, अर्थात हिंद महासागर और अरब सागर पर इनका अधिकार होता है, तो इस समय ये हिंद महासागर पर एक कर लगाते हैं जिसको बोला जाता है कारतेज। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात कर लेते हैं। ये कारतेज क्या होता है? कारतेज क्या होता है? तो ये रहा हमारा हिंद महासागर, ये हिंद महासागर। पुर्तगाली कंपनियों का धीरे 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 दीव पर, बसीन पर, पूरे बंदरगाह हिस्से पर इनका वर्चस्व हो गया। तो ये दूसरे जहाज़ों को आने ही नहीं देना चाहते थे। इनका पूरा नेवी चलता था, पूरा गश्त करता था।
तो पुर्तगालियों का कहना था कि भाई मैं आपको व्यापार करने से ना रोकूं, लेकिन जैसे ही आप हमारे एरिया में आते हो या हमारे एरिया से होकर कहीं और व्यापार करने जाते हो तो आपको एक परमिट बनाना पड़ेगा, परमिट बनाना पड़ेगा। अर्थात आप ये देखिए, कोई भी व्यापारी जहाज, कोई अन्य देश का व्यापारी जहाज जब हिंद महासागरीय क्षेत्र से होते हुए कोई और अन्य देश जाना चाहता है या भारत आना चाहता है व्यापार करने के लिए, तो उनको पुर्तगाली कंपनी से परमिट लेना पड़ रहा है और इस परमिट के बदले उनको कुछ शुल्क चुकाना पड़ता है। यह था कारतेज। अब देखो, पुर्तगाली कंपनी कारतेज के बदले ये भी कहती थी कि भाई हम जो हैं, हम जो पुर्तगाली हैं, ये दो चीज़ों का हम ही व्यापार करेंगे, आप व्यापार नहीं करना। ये दो चीज़ें कौन कौन सी गाइस? एक तो है काली मिर्च और दूसरा है बारूद। आप आलू बेचो, प्याज बेचो, जो बेचना है बेचो, लेकिन काली मिर्च और बारूद का व्यापार पुर्तगाली ही करेंगे। यहां पे एक समूह हुआ करता था, आर्मेडा। ये एक दस्ता था। ये दस्ता क्या काम करता था? अगर कोई कंपनी पुर्तगाली कंपनी से कारतेज प्राप्त करती है व्यापार करने के लिए, तो उसे वो पूरा रास्ता दिखाती है, यहाँ से लेकर चलो, कहाँ जाना है तुमको व्यापार करने के लिए, हम तुमको छोड़ेंगे, तुमको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और अगर कोई कंपनी इनसे कारतेज प्राप्त किए भी नहीं हिंद महासागर के क्षेत्र से जाती थी, तो पुर्तगालियों ने पूरे एरिया में यह अफवाह फैला रखा था कि समुद्री लुटेरे हिंद महासागर में एकदम ज़्यादा से ज़्यादा फैल चुके हैं, वो किसी के भी जहाज़ को लूट लेते हैं, हम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तो लोगों को विश्वास नहीं होता था और कुछ लोगों को विश्वास होता था कि हाँ सही बात है, पुर्तगाली तो सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल लूट होता है। ऐसा कई बार हुआ जब कोई जहाज, कारतेज वार्तेज सिस्टम उस समय तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय न तो रेडियो था, न तो दूरदर्शन था, न तो फ़ोन कॉल्स हुआ करते थे। जब भी कोई जहाज व्यापार करने के लिए कहीं और जाते रहता था तो स्वयं पुर्तगाली लोग ही आकर उसको लूट लिया करते थे वेश बदलकर, और बोलते थे कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, वो कोई समुद्री लुटेरे हैं, उन्हीं लुटेरों से हम आपकी रक्षा करना चाहते हैं और उनसे रक्षा करने के बदले आप हमसे परमिट लीजिए, आप हमें कुछ शुल्क चुकाइए। उसी को बोला गया बच्चों कारतेज। अब देखो, बात करते हैं 1542 का। एक फैक्ट ये याद रखेंगे, 1542 में पहले मिशनरी का भारत प्रवेश होता है, पहले ईसाई मिशनरी, जिनका नाम है सेंट जेवियर। भारत में अधिकांश ईसाई स्कूल सेंट जेवियर के नाम से मिलता है, सेंट जेवियर। तो सेंट जेवियर, इनका विचार था नहीं भारत आने का, लेकिन फिर भी पुर्तगाल के शासक कहते हैं कि भाई हमारी कंपनी का एक अच्छा वर्चस्व है भारत में, आप जाइए एक बार देख के आइए। तो सेंट जेवियर भारत पहुंचते हैं 1542 को। भारत आने वाले पहले ईसाई मिशनरी हैं सेंट जेवियर। सेंट जेवियर आते हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ पुर्तगाली कंपनियाँ हैं वहाँ पे वहाँ के एजुकेशन, वहाँ के बच्चों, वहाँ की महिलाओं का स्थिति देखते हैं। तो इनके मन में, अब भाई वो किसी भी धर्म अगर है, संत तो संत होता है, एक करुणा की भाव आती ही है। तो ये बोलते थे कि भाई आपके धर्म में इस टाइप का होता है, हमारे यहाँ तो महिलाओं का और बच्चों का बहुत अधिकार है, बहुत सम्मान है, आपको क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये बीमार व्यक्तियों को देखकर उनकी सेवा भी करते हैं। इनके प्रभाव से पूरे के पूरे गांव ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाया करते थे, इतना प्रभाव था इनका। सामान्य सा काला काला ड्रेस पहनकर, चमड़ा का ऐसी फटा चप्पल पहनकर बस घूमते रहते थे, धर्म का प्रचार करते रहते थे, लोगों का सेवा करते रहते थे और एजुकेशन के लिए काम करते थे। तो इनके प्रभाव में आकर पूरे के पूरे गांव, बहुत सारे लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने लगे। फिर बहुत जल्दी ही 10 साल बाद 1552 में इनका निधन हो जाता है और इनकी समाधि गोवा में बनाई जाती है। इनकी समाधि गोवा में बनाई जाती है और इसी समय भारत का सबसे पहला चर्च गोवा में बनता है, सेंट जेवियर चर्च। अब हम बात कर लेते हैं भारत
में जब पुर्तगाली कंपनी आए थे तो पुर्तगाली कंपनी का भारत में कैसा प्रभाव पड़ा। पुर्तगाली कंपनी का प्रभाव या पुर्तगालियों का प्रभाव हम लिख सकते हैं। भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव। तो पुर्तगाली गोवा में सन 1556 में पहला प्रिंटिंग प्रेस डालते हैं। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करते हैं और साथ ही साथ भारत में तंबाकू हो गया, भारत में गन्ना हो गया, भारत में पपीता हो गया। ये सारे के सारे प्रोडक्ट पुर्तगालियों की देन है भारत को। और साथ ही साथ भवन निर्माण की एक विशेष कला, भवन निर्माण की एक विशेष कला, जो कला शुरू हुई थी फ्रांस में, जिसमें आप ये देखेंगे, कभी आप चर्च वगैरह जाएंगे या कभी आप मुंबई जाएंगे तो वहाँ पे विक्टोरिया पैलेस वगैरह आप देखेंगे, तो यहाँ पे त्रिकोण मेहराब वाले आपको बिल्डिंग दिखाई देंगे। जो बिल्डिंग ऐसे नीचे से खड़े होंगे तो एकदम ऊंचा दिखाई देता है, गिरजाघर, चर्च ऐसे। तो इस प्रकार की बिल्डिंग निर्माण की शैली, स्थापत्य कला, जिसे गोथिक कला कहते हैं या गोथिक शैली कहते हैं, तो भवन निर्माण की गोथिक शैली का देन है पुर्तगालियों का। तो इस प्रकार हम पुर्तगाली कंपनियों को भारत में देखते हैं। अभी जब अंग्रेज आएंगे भारत में तो पुर्तगालियों के साथ उनका कैसे सामना होगा और पुर्तगाली कंपनी को कैसे गोवा तक सीमित किया जाएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पुर्तगाली कंपनी वो यूरोपीय कंपनी है जो भारत आगमन के क्रम में सबसे पहले आते हैं और भारत से वापस जाने वाली यूरोपीय कंपनियों की क्रम में सबसे अंतिम में जाते हैं। सबसे पहले भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी है पुर्तगाली कंपनी और सबसे अंत में भारत से जाने वाली यूरोपीय कंपनी है पुर्तगाली कंपनी। थैंक यू सो मच क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं आगे और अपने क्लास के लिए निरंतर रहने का प्रयास करूंगा। जब जब समय मिले तब तक मैं एक अच्छी क्लास आपके लिए लेके आऊँगा। ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में मेरी लगभग 4 से 5 घंटे की क्लास प्रतिदिन होती है। उसी के चलते ऑनलाइन में समय नहीं मिल पाता। थैंक यू सो मच।